हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द 30th लेक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एज सच अगर हम लोग बात करने जाए तो अभी ज़्यादा पार्ट बचा नहीं है चैप्टर का। मेरे हिसाब से 3 से 4 लेक्चर में अभी ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। आज के लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिस्कस करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कलर्स इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है, उसके बाद में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में मेरे हिसाब से सिर्फ कलर वाला पार्ट हो जाएगा, बिकॉज कलर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और स्टूडेंट बहुत डाउट्स पूछते हैं कि सर कलर कैसे फाइंड आउट करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। लेक्चर नंबर 29 के एंड में मैंने आपको एक पीडीएफ दिया था, 2 पीडीएफ दिए थे रादर, एक क्लास वर्क और एक होमवर्क। क्लास वर्क जो है लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, होमवर्क मैंने आंसर की के साथ में दिया है, वो आप लोग सॉल्व कर ले सकते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, क्लास वर्क के जो क्वेश्चन थे वो 23rd से लगा के 29th लेक्चर के जो भी थे वो सब मिक्स है। तो आप लोगों ने आई होप आइसोमेरिज्म अच्छे से देखा होगा, आप लोगों को आइसोमेरिज्म समझ में आया होगा। आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक में भी आता है, तो बहुत सारी चीजें लिंक थी तो मैंने साथ में पढ़ा दी, जैसे मोनोक्रोमेटिक लाइट, आपको प्लेन पोलराइज लाइट है, ऑर्डिनरी लाइट है, वो सब मैंने आपको चीजें सिखा दी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेवो रोटेटरी। आप एचडीएम में खाली एक एक्स्ट्रा पार्ट पढ़ते हो कि आरएनएस कॉन्फ़िगरेशन, रेक्टस एंड सिनिस्टर, वो मैं ऑर्गेनिक में ही सिखा देता हूँ, तो साथ में वहां पे जीओसी में कवर हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोग क्लास वर्क के नोट्स ओपन करो, हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, आई होप आप लोग सबको पीडीएफ मिल गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेक्चर 23 to 29 क्लास वर्क। ठीक है, नोट्स ओपन करके बैठना, क्योंकि बहुत सारी चीजें बेटा नोट से एज इट इज उठाइए। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विल शो ज्योमेट्रिकल एज वेल एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है ना, तो ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में तो पॉसिबल है ही नहीं। तो अगर आप ऑप्शन ए देखते हो, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन ए में क्या है, प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और प्लैटिनम का अगर कोऑर्डिनेशन 4 है तो वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट वाला जो कंपाउंड है उसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है, वहां पे आप ऐसे कर सकते हो, pt NH3 ट्वाइस Cl4, NH3 ट्वाइस Cl4, बट उसमें भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। उन्होंने बोला एज वेल एज, मतलब दोनों देखना है आपको। ठीक है, लास्ट थर्ड कंपाउंड देखो, PTAEN थ्राइस, PTEN थ्राइस मतलब MAA थ्राइस, उसमें बेटा GI नहीं होता है, OI होता है। मैंने आपको बताया ना, दिस इज द ओनली कॉम्प्लेक्स विच शोज नो GI बट इट शोज OI। ठीक है, लास्ट वाला ऑप्शन डेफिनेटली राइट है, क्योंकि ये MAA ट्वाइस AB, सॉरी A2 के फॉर्म का है। ठीक है, तो आपको अगर लिखना है तो लिख भी सकते हो। फर्स्ट जो है उसमें जो लास्ट ऑप्शन है प्लैटिनम En ट्वाइस Cl2, इट इज ऑफ द टाइप MAA ट्वाइस। आपको टेबल तो लिखवाया ही मैंने, इसमें GI और OI दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स। पॉसिबल आइसोमर्स का मतलब स्टीरियो आइसोमर्स, टोटल सब मिला मिला के, द नंबर ऑफ मतलब सब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल सब मिला के। ठीक है, अगर मैं बात करूं इस कंपाउंड की, तो इसके पॉसिबल आइसोमर्स कौन से हैं? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो GI भी चेक करना है, OI भी चेक करना है। ठीक है, तो इट इज कोबाल्ट OX ऑक्सलेटो ट्वाइस NH3 ट्वाइस। ठीक है ना, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 हुआ। इट इज ऑफ द फॉर्म MAA ट्वाइस A2 ही हुआ बेटा। तो इसके तो टोटल कितने हैं? 3 आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं, मैंने आपको लिखवाया भी था। ठीक है ना, एक सिस होगा, एक ट्रांस होगा। जो सिस वाला पार्ट होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, बिकॉज उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, क्योंकि दो रिंग जो है 90 पे जुड़ रहे हैं, राइट। तीसरा, थर्ड क्वेश्चन देखिए, बोथ ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आर एग्जिबिटेड बाय, ऑप्शन ए अगर देखें डाइक्लोरो बिस डाइथिलीन, डाइक्लोरो बिस डाइथिलीन, ये तो यही टाइप का हुआ, तो इसमें ऑप्टिकल भी होगा एंड ज्योमेट्रिकल भी होगा, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, यही टाइप का होना ये तो। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स फॉर द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कौन सा है? CO Cl2, इसको मैं इस फॉर्म में नहीं लिखूंगा, En NH3 ट्वाइस Cl2, बराबर है। तो ये तो किस फॉर्म में हुआ बेटा? MAA A2B2। तो इसके टोटल कितने आइसोमर्स पॉसिबल थे बच्चों? 4 पॉसिबल आइसोमर्स थे। कितने? 4, मैंने लिखवाया टेबल में, आप देख सकते हो। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वाला देखिए, द नंबर ऑफ GI पूछा बेटा, सिर्फ GI पूछा है। ठीक है, और वो कौन सा है? देखो, L का मतलब कौन है? देखो COL2 Cl2 है ना, L का मतलब यहाँ पे ग्लाइसिन है, तो COGLY ट्वाइस
Cl2। तो ग्लाइसिन क्या है बेटा, AB टाइप है कि AA टाइप है? सर वो तो AB टाइप है, तो AB ट्वाइस A2। तो अगर इसके आपने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाए और टेबल में देखे हैं तो आंसर कितने आएंगे, 5 आएंगे, 5 GI होंगे बेटा। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सी। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, द नंबर ऑफ GI पूछा है, वापस से GI पूछा है, और अगर GI पूछा है Cr En Cl2 NH3 ट्वाइस, तो ये तो इसके जैसे ही हुआ। इसके जैसे ही हुआ। इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे बेटा, GI हो जाएंगे 3, ठीक है ना, वो मैंने आपको लिखवाया था। वहां पे ऊपर वाले में GI नहीं पूछा था, वहां पे नंबर ऑफ आइसोमर्स पॉसिबल पूछा था, तो वहां पे 4 थे, अभी यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 3, क्योंकि एक ऑप्टिकली क्या है, एक्टिव भी होगा। नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वाला हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इंपॉर्टेंट मार्क करिए। कोबाल्ट डाई इन ट्राइअमाइन, कोबाल्ट डाई इन ट्राइअमाइन, ऐसे लिखेंगे, डाई इन ट्राइअमाइन Cl3 बेटा। सो पहली बात तो ये कौन सा डेंटेड लिगैंड है, ट्राइडेंटेड लिगैंड है, बराबर है। कौन सा डेंटेड लिगैंड है, ट्राइडेंटेड। अभी ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, इसके नंबर ऑफ आइसोमर्स पूछा है बच्चों। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स कौन से होंगे, ये देखो। सबसे पहली बात तो ये अगर मैं कोबाल्ट को सेंटर में ले लूं, मेरे पास कितने पोजीशंस है, 6 पोजीशंस है, ठीक है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्लोरीन को 1 2 3 ऐसे जोड़ सकता हूँ, और ये ट्राइडेंटेड लिगैंड है तो बेटा कितने रिंग बनाएगा, 2 रिंग बनाएगा ऐसे, है ना। कितने रिंग बनाएगा, 2। एक तो ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है, या फिर एक कौन सा पॉसिबल है, इस तरीके से भी हो सकता था, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, और यहाँ पे क्लोरीन, ये देखो ये 90 पे जुड़ा, फिर ऐसा और 90 पे जुड़ा, तो 2 रिंग बन रहे। तो ये वाला स्ट्रक्चर अलग है और ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, अलग है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सब क्लोरीन 90 पे थे, यहाँ पे क्लोरीन 180 पे भी जा रहा है। तो इसके कितने स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है बच्चों, इसके 2 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है ना। 7 का आंसर हो जाएगा 2। 8 क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ आइसोमेरिक फॉर्म सब पूछा है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टीरियो आइसोमर्स फॉर द फॉर्मूला रोडियम En ट्वाइस NO2 SCN, बराबर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एडवांस टाइप क्वेश्चन हो गया बेटा, ठीक है। इसके कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स भी पूछे हैं और ज्योमेट्रिकल स्टीरियो आइसोमर्स भी पूछे हैं, बराबर है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स मतलब लिंकेज, ठीक है ना। उसके बाद में आपको लिंकेज आइसोमर्स की बात बोल रहा हूं मैं, बिकॉज ये NO2 में देखो N है और इसमें SCN है, तो NCS भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स इसके कितना आइसोमर्स पॉसिबल होंगे, सबसे सिंपल है बेटा, ध्यान देना, ट्रिक बता रहा हूँ, वरना डोंकी वर्क करोगे तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, ठीक है ना। ये क्या है, एम्बीडेंटेड लिगैंड है, तो इधर 1+1 हो जाएगा, जितना भी एम्बीडेंटेड लिगैंड होगा उसमें +1 करेंगे। यहाँ पे भी एक ही एम्बीडेंटेड लिगैंड है, +1 करोगे, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, बराबर है। सो टोटल आइसोमर्स कितने हुए, आइसोमर्स हो जाएंगे 4, क्यों, 2 2 4। बट यहाँ पे गड़बड़ ये गई कि यहाँ पे En ट्वाइस भी आ गया। सो दिस फॉर्मूला फॉलोज व्हिच पैटर्न, MAA ट्वाइस AB, इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। इसमें तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी आता है। तो स्टूडेंट ध्यान से सुनो, जो 4 स्ट्रक्चर्स हैं, कौन से स्ट्रक्चर्स है, कितने हैं, 4, उसमें से सिस होगा, सिस होगा, सिस होगा, सिस होगा, बराबर है। चारों के चारों क्या होंगे बेटा, सिस होंगे, या फिर चारों के चारों क्या हो जाएंगे, ट्रांस हो जाते हैं, बराबर है। अभी ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी आ गया। तो सिस हो गए 4, ट्रांस हो गए 4, तो टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। बट एक गड़बड़ है, बोलो क्यों, सिस मतलब 2 रिंग एक दूसरे के बाजू बाजू में रहेंगे 2, तो सिस हो गया, तो समझो इसमें DNL दोनों हो सकता है, इसमें भी DNL दोनों हो सकता है, बिकॉज इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। तो अभी मुझे एक बात पूछनी थी आपसे, इन सबके कितने कितने गिने जाएंगे, 4 नहीं गिने होंगे, टोटल 8 हो जाएंगे, क्यों, हर एक का एक मिरर इमेज भी होगा। तो यहाँ से टोटल कितने आएंगे, 8 आएंगे, और यहाँ से सिर्फ 4 आएंगे, बिकॉज इन सब में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, इन सब में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। तो टोटल कितने आइसोमर्स हो जाएंगे बेटा, 12 हो जाएंगे। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। और आप बोलोगे सर जो टेक्स्ट बुक में दिया है, मैंने देखा 2 दिन पहले एक टेक्स्ट बुक देखा, आपका जो नया टेक्स्ट बुक आया, मैंने बोला यार इसमें तो सिर्फ हेडिंग लिख लिख के छोड़ दिया है, ठीक है ना। तो मैं तो जनरली बहुत ही कम देखता हूँ टेक्स्ट बुक्स,
खाली हेडिंग देख लेता हूँ, क्योंकि पता है फिर आगे एंट्रेंस एग्जाम में कुछ अलग ही आता है, वहां पे सिर्फ हेडिंग दिया होता है, यहाँ पे पूरा उसका कंसेप्ट डिटेल में पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो मैं सिर्फ हेडिंग्स देख लेता हूँ, फिर मेरे जो नोट्स मैंने जो बनाए हुए हैं, ठीक है, वही मैं फॉलो करता हूँ। इज इट क्लियर? तो ये टाइप के क्वेश्चन आएंगे बेटा, कहाँ है ऐसे क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में? नहीं है पॉसिबल। तो स्टूडेंट्स, ये ऑलरेडी एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जो भी आपको पीडीएफ दिया जा रहा है वहां पे जो टाइप करने वाले हैं अपने, वो ईयर नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, तो वो बट ये सब एग्जाम में आए हुए हैं। मैंने आपको बोला था अगर आपको बुक फॉलो करना है तो आप प्रदीप का बुक फॉलो कर सकते हैं, या फिर जो भी आप बुक्स फॉलो कर रहे हो कर सकते हैं। मैं प्रदीप का फॉलो क्यों करता हूँ? बिकॉज उसमें सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए हुए, ताकि लेक्चर वाइज वो समझ में भी आ सके। ठीक है, तो इसका टोटल आंसर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। कैसे वापस समझा दो एक बार। इसके 2 करेक्ट, इसके भी 2, तो टोटल आइसोमर्स कितने हो गए? 4। बट इसमें जीआई भी हो सकता है, तो जीआई हुआ तो सिस हो सकता है, ट्रांस भी हो सकता है। तो 4 सिस के 4 ट्रांस के, बट सिस वाले में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी होगा, तो डीएनएल 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 डीएनएल, तो इसके 8 हो गए। और उसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, तो नहीं हो सकता। तो टोटल कितने हो गए? 12 हो जाएंगे। इज इट क्लियर? तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। Which of the following पेयर रिप्रेजेंट स्टीरियो आइसोमेरिज्म? कौन सा वाला पेयर जो है वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट करता है? तो सबको पता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म मतलब जीआई प्लस ओआई। जो भी ऑप्शन रहेगा देख लेना, जीआई एंड ओआई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विल शो ज्योमेट्रिकल एज वेल एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? ज्योमेट्रिकल और दोनों ऑप्टिकल भी दिखा रहा है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वाला तो पॉसिबल नहीं है, पीटी, किसी किसी ऑप्शन में प्रिंटिंग एरर है, मैं आपको बताता हूँ। पीटी NH3 ट्वाइस, ये तो आपको जीआई शो कर सकता है बट ओआई शो नहीं करेगा। ठीक है ना, दोनों देखना है ना हमको। तो दूसरा ऑप्शन क्या है? पीटी, उसको NH3 ट्वाइस Cl4 करो, ये भी आपको जीआई दिखा सकता है बट ओआई नहीं दिखा सकता है। नेक्स्ट आता है पीटी EN थ्राइस, ये आपको जीआई नहीं दिखाएगा, ओआई दिखाएगा, तो हमको तो दोनों दिखाना है इसमें। नेक्स्ट लास्ट वाला, इसमें भी प्रिंटिंग एरर किया है, जिसने भी टाइप किया उसके चरणों में मेरा प्रणाम है। ठीक है, यहाँ पे देखो बेटा, ब्रैकेट के बाहर आना चाहिए था ये, ठीक है ना, ये ब्रैकेट के बाहर लिखा है उन्होंने, ब्रैकेट के अंदर आना चाहिए था Cl2, है ना, तो इस वजह से। तो बताओ, दिस फॉलोज विच पैटर्न? M8 वाइस A2, ठीक है ना। तो अगर आपने आइसोमेरिज्म के लेक्चर्स अच्छे से देखे होंगे तो मुझे लगता है ये जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है आपको थोड़ा भी टफ नहीं लग रहा होगा। 11th क्वेश्चन, इसका आंसर फिर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। 11th क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो जीआई? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन नहीं शो कर रहा है? ये देखो, इसी तरीके से इसी पैटर्न को फॉलो करने वाला ये रहा, ये जीआई शो नहीं करेगा, ओआई शो करेगा। मैंने बोला था दिस इज द ओनली कॉम्प्लेक्स व्हिच शोज क्या? नो जीआई बट ओआई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इंपॉर्टेंट मार्क करो। फॉर द गिवन कॉम्प्लेक्स CO Cl2 En NH3 ट्वाइस, आपको लिखने आना चाहिए बच्चों ये किस तरीके का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। MAA A2 B2, ये पैटर्न देखो, इसको AA बोलेंगे, इसको A2 और इसको B2। MAA A2 B2, उन्होंने क्या बोला है? नंबर ऑफ GI, इसके GI कितने होंगे? 3। उसके बाद में नंबर ऑफ OI, नंबर ऑफ OI कितने? ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होंगे? 2, और 2 मतलब एक ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म है, तो 3 और 1 4 हो जाएगा, तो 3 to 4 ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, याद रखने वाला कंपाउंड है, ठीक है ना, याद रखने वाला कंपाउंड है। FeCl3 डॉट 6H2O जो है वो किस फॉर्म में जनरली एग्जिस्ट करता है? FeH2O 4 टाइम्स Cl2, एक Cl जो बच रहा है वो बाहर, डॉट 2H2O। मैं पहले ही बोल रहा हूँ ये याद रखने वाला कंपाउंड है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, which of the following complex has largest number of isomers? इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, बिकॉज इसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स भी है और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी है। सो 14 का आंसर क्या आएगा बेटा? ऑप्शन डी। ठीक है, 15 का हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसका फोटो लो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, सो मूव ऑन टू 15th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्या बोला उसने? which of the following इज वॉस्कस कंपाउंड? ठीक है, ये कंपाउंड है जो जनरली ऑक्सीडेशन के लिए यूज किया जाता है,
हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैंने इसका क्वेश्चन उठाया है। मैं चाहता तो इसको होमवर्क शीट में भी डाल सकता था, पर स्टूडेंट सबको एक याद ही रख लो इसको। इसका मतलब होता है इरिडियम Cl CO PPH थ्राइस ट्वाइस, ठीक है ना। और इसका भी कौन सा कंपाउंड, ये ट्रांस। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है ना। डी नहीं बेटा, क्यों, क्योंकि वो ट्रांस होता है, तो इसका आंसर आएगा सी। और लेट मी टेल यू वन थिंग, ये एक स्क्वायर बिनार कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये हम लोग जनरली हायर स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, ठीक है। मैंने क्वेश्चन देखा तो मैंने बोला उठा लेते हैं, जरूरत नहीं है एक्चुअल में ऐसा तो, बट फिर भी इन्फॉर्मेशन के लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। एंड इट इज डायामैग्नेटिक। जैसे मैंने आपको जी सॉल्ट सिखाया था, याद है, फेरोसिन और ऑल दैट, उसी तरीके से ये भी है, बट ये एज सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, फिर भी हम लोग ने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 16। Now consider the following statement, very very important, JEE का क्वेश्चन है। Consider the following statement, the following reaction and statements, CO NH3 4 times Br2 plus Br minus। उसने देखो बेटा एक NH3 को रिप्लेस कर दिया, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बताओ। ये कौन सी रिएक्शन है, यस, लिगैंड एक्सचेंज रिएक्शन। लिगैंड एक्सचेंज हो गया, NH3 भी 3 आ गया, Br3 भी 3 आ गया, बराबर है। और यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, NH3 निकल गया। अभी उसने क्या बोला है, two isomers are produced if the reactant complex ion is cis isomer। reactant कौन है by the way, cobalt NH3 4 times Br2। ये जो कॉम्प्लेक्स है अगर ये सिस हुआ तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से दो आइसोमर्स बनेंगे, ठीक है ना। अभी जैसे कैसे मैं आपको बताता हूँ, कोबाल्ट सेंटर में, ठीक है, इस तरीके से। सिस का मतलब यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे भी ब्रोमीन, यहाँ पे NH3, बाकी सब जगह पे क्या आ जाएगा, NH3 आ जाएगा, है ना। इसको कौन सा आइसोमर बोलेंगे बच्चों, सिस आइसोमर बोलेंगे, बिकॉज दोनों जो दो डिफरेंट कौन से बेटा, ब्रोमीन जो कम रहेगा उसी को देखो, ये भी इस एंगल पे है 90 पे है, तो उसको क्या बोलेंगे, सिस बोलेंगे, ठीक है। अगर मैं इसका रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कराऊं, ध्यान देना, तो इसमें दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये वाला ब्रोमीन हट सकता है, ये वाला NH3 हट सकता है, या फिर ये वाला हट सकता है। सर ऐसा क्यों, ये दोनों क्यों नहीं, ये और ये दोनों सेम ही तो है, ये इसके जैसा सेम है और ये इसके जैसा सेम है, 90 पे ना, ये 180 पे ना। तो अगर समझो ये वाला NH3 हटा तो बताओ क्या आएगा, कोबाल्ट ब्रोमीन ब्रोमीन ब्रोमीन, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे जो था वही आएगा, कुछ भी घर का नहीं लेके आना इधर। इसको बेटा हम लोग बोलते हैं फेस आइसोमर। याद आया कुछ याद आया, इस तरीके से ट्रायंगल बनाया था, इस तरीके से इसका भी ट्रायंगल बनाया था, बराबर है। और अगर ये वाला ब्रोमीन हटा होता, ये वाला अमोनिया हटा होगा तो क्या आता, यहाँ पे कोबाल्ट ब्रोमीन NH3, यहाँ पे भी ब्रोमीन, यहाँ पे NH3 NH3, बराबर है। और इसको क्या बोलते हैं, मेरिडियोनल मर आइसोमर, याद है। तो कितने आइसोमर्स बने बेटा, दो। तो अगर ये कंपाउंड क्या हुआ, सिस हुआ, तो कितने कंपाउंड्स बने, टू आइसोमर्स। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट राइट है कि रॉन्ग है, सर ऑब्वियसली राइट ही है ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट वापस रीड करो, फर्स्ट स्टेटमेंट वापस से रीड करो, टू आइसोमर्स आर प्रोड्यूस्ड, दो आइसोमर्स आर प्रोड्यूस्ड इफ द रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स इज सिस, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। तो जहां जहां वन आ रहा है वो राइट है, फर्स्ट और ए और बी दोनों में 1 1 आ रहा है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, टू आइसोमर्स आर प्रोड्यूस्ड इफ द रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स इज ट्रांस आइसोमर। ट्रांस मतलब क्या सर, कोबाल्ट यहाँ पे ब्रोमीन ले लो, यहाँ पे ब्रोमीन था देखो पहले वाले में, अभी इसको ट्रांस पोजीशन पे डाल दो, ये ट्रांस हो जाएगा बच्चों। अगर मैं इसके अंदर लिगैंड एक्सचेंज रिएक्शन करवाता हूँ, कौन सा एक्सचेंज, लिगैंड एक्सचेंज रिएक्शन करवाता हूँ इस तरीके से, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, इनमें चारों में से कोई भी एक अमोनिया हटाना है, बराबर है। सब एक जैसे ही अमोनिया है, सब 90 पे ही है, तो क्या करूंगा, अगर समझो मैंने ये वाला अमोनिया हटा दिया तो यहाँ पे ब्रोमीन आएगा NH3, किधर से भी अगर आप अमोनिया हटाओगे एक ही आइसोमर बन रहा है, और इस आइसोमर का आंसर क्या है, नाम है मर आइसोमर। क्या, मर आइसोमर। तो बच्चों आप बताओ, ट्रांस के अंदर भी दो आइसोमर्स बन रहे क्या, नहीं बन रहे, तो फिर सेकेंड ऑप्शन गलत हो गया। फिर थर्ड वाला, ओनली वन आइसोमर इज प्रोड्यूस्ड इफ द रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स इज ट्रांस, यस। अगर ये रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स क्या है, ट्रांस है, तो एक ही आइसोमर बन रहा है, तो इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन बी, दैट इज 1 and 3।
ठीक है ना, 1 and 3 स्टेटमेंट्स क्या है, राइट है। 17 क्वेश्चन देखिए बच्चों जल्दी से। हाउ मेनी जीआई आर पॉसिबल विद द कॉम्प्लेक्स एम ए बी थ्राइस। एक्चुअली उन्होंने स्मॉल लेटर्स यूज किए बच्चों, स्मॉल लेटर नहीं अपन कैपिटल लेटर यूज करेंगे, बट ऐसा ब्रैकेट में ए बी थ्राइस दे दिया तो समझ में आना चाहिए कि वो एक बाइडेंटेड सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल लिगेंड है। तो इसके आंसर्स कितने हो जाएंगे, 2। खाली जीआई पूछा है। 18th क्वेश्चन देखो, द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग दिस कंपाउंड कोबाल्ट En NH3 थ्राइस, ठीक है ना, H2O। फर्स्ट ऑप्शन देखिए ध्यान से क्या दिया है, इट हैज 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। गलत, इसके 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है ही नहीं बेटा। क्यों, क्योंकि ये किस फॉर्म का है, MAA A3B, इसके 2 नहीं है बेटा, ज्यादा है, ठीक है ना। इनकरेक्ट पूछा, सॉरी करेक्ट, इनकरेक्ट पूछा ना, ये तो करेक्ट है ना। क्यों, क्योंकि इसके 2 ही है, मैं भी क्या उल्टा लिख कर रहा हूं, इसके 2 क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। नेक्स्ट, इट हैव 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इफ द बाइडेंटेड लिगैंड En इज रिप्लेस्ड बाय 2 साइनाइड। क्यों, क्योंकि अगर साइनाइड आ जाएगा तो साइनाइड बेटा एम्बिडेंटेड लिगैंड है, तो वो आइसोसाइनाइड में भी कन्वर्ट हो सकता है, तो वो भी आंसर राइट है। बट हमको क्या ढूंढना, इनकरेक्ट ऑप्शन, इट इज पैरामैग्नेटिक। कोबाल्ट 0, ये 0, ये 0, तो कोबाल्ट इज इन +3 ऑक्सीडेशन, फेको 3d7 4s2, 3d7 4s2 मतलब 3d6 हो जाएगा बिकॉज़ +3 दिया है। फिर अभी मुझे बताओ, En इज अ स्ट्रांग, बराबर ना, इससे कौन सा लिगैंड, स्ट्रांग सॉरी स्ट्रांग फील्ड लिगैंड, तो स्ट्रांग फील्ड लिगैंड है तो पेयरिंग होगी, तो 6 इलेक्ट्रॉन बेटा पेयर अप हो जाएंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, D2sp3 होगा। तो कहना है बेटा यहाँ पे एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं, तो उसने बोला पैरामैग्नेटिक, तो गलत है ना बेटा, इट इज डायमैग्नेटिक, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सी। सर लास्ट वाला ऑप्शन अभी रीड करके फायदा नहीं है बेटा। क्यों, क्योंकि अभी हम लोग का जो आज का लेक्चर है वो इसी के ऊपर बेस्ड है, क्या कलर के ऊपर है, तो अभी फिलहाल वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, आगे आएगा वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, which of the complex is optically active is not optically active। फर्स्ट वाला ऑप्टिकली एक्टिव है, सेकंड वाला भी ऑप्टिकली एक्टिव है, थर्ड वाला सिस आ गया, मैंने बोला था ना 2 रिंग अगर सिस में आ जाएंगे तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ट्रांस में नहीं होगा बेटा। क्यों नहीं होगा, अगर मैं इसका ट्रांस वाला स्ट्रक्चर बनाता हूं, ध्यान देना, यहाँ पे CnCl होगा इस तरीके से, बहुत स्ट्रक्चर बना लिए बेटा हमने लेक्चर्स में। En एक कौन से टाइप का लिगेंड है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, इस तरीके से। तो आप बताओ, ये और ये सेम हो गया, स्टेप्स पता है ना, पहले इसको चेक करेंगे, फिर इन दोनों को ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, कैसे भी चेक करो सेम ही आ रहा है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, सो दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली क्या आएगा, इनएक्टिव आएगा। समझ में आया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 वाला देखो बच्चों, which of the following coordination compound would exhibit optical isomerism। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन दिखाएगा, इसमें अगर आप ध्यान से ड्रॉ करोगे तो बेटा एक ही ऑप्शन है, ट्रिस इथिलीन डायमाइन कोबाल्ट, कोबाल्ट ट्रिस इथिलीन डायमाइन, ये वाला कॉम्प्लेक्स। आई विल नॉट वेस्ट टाइम, आप बाकी सबके स्ट्रक्चर्स बना सकते हो, मैं वेस्ट नहीं करूंगा टाइम, ये ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ा है, इसमें जीआई नहीं होता है बट ओआई होता है, ठीक है। 21, रीड, which one of the following is expected to exhibit optical isomerism। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बेटा फर्स्ट ऑप्शन में नहीं हो सकता, बिकॉज सिसप्लैटिन क्या है, एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, वो रॉन्ग है। दूसरा यस, इसमें हो सकता है, कोबाल्ट सिस बोला है, देखो सिस है और En ट्वाइस है, तो En बेटा इस तरीके से होगा, En मतलब सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, ये देखो दोनों सेम आ गए, और सेम मतलब दो सिस पे आ गए रिंग्स, हो प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, तो ये वाला आंसर तो राइट है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन ट्रांस है, तो ट्रांस मतलब ऑपोजिट साइड में हो जाएगा, तो नहीं पॉसिबल है। लास्ट वाला ट्रांस है सर, बट वो क्या है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, देखो ना कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, देखो 2 अमोनिया 2 क्लोरीन, नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, Which of the following complex exists as a pair of enantiomers। enantiomers मतलब जिसका मिरर इमेज होगा, enantiomers मतलब जिसका मिरर इमेज होगा, मिरर इमेज किसका होगा, ऑप्टिकली एक्टिव, तो ढूंढो कौन है ऑप्टिकली एक्टिव, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी देख लो, खाली कोबाल्ट की जगह पे क्रोमियम डाल दिया। देखो केमिस्ट्री इज वेरी सिंपल बेटा, अगर आप अच्छे से सॉल्व करोगे, केमिस्ट्री से प्यार करोगे तो तुमको केमिस्ट्री प्यार करेगी, ठीक है। तुम इसको बेटा इग्नोर करोगे तो, चलो आगे बढ़े। 23,
विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इसमें से कौन कौन से कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? फर्स्ट ऑप्शन तो गलत है, क्यों? क्योंकि वहां पे MA4B2 है वो, और मैंने आपको बताया था जब आपको मोनोडेंटेट वाला पता है तो इसमें तो नहीं होता है। ठीक है, टेबल भी देख सकते हो, स्टार्टिंग के 6 में 0 डाला था, याद है? वो टेबल में 0022 234 0022 234 5 6 9 15, उसमें देखो जब आप OI का कॉन्सेप्ट देखोगे तो उसमें स्टार्टिंग के 6 में 0 है, तो ये उसमें से ही था, इसमें तो नहीं हो सकता। तो जहां जहां 1 आ रहा है वो गलत है, तो 1 A में और D में आ रहा है। फिर देखोगे 2 की बात करें तो ट्रांस है CN, ये वाला इस तरीके से, तो उसमें भी नहीं हो सकता। तो जहां पे 2 आ रहा है वो भी गलत है, तो ऑप्शन A गया, ऑप्शन B गया, अभी ऑप्शन C D भी गया पहले से, तो अभी एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन C। आप चेक भी कर सकते हो, सिस है, ये देखो ये रहा सिस En ट्वाइस Cl2, वो तो है ही है, और ये वाला भी है, दोनों है बेटा, बोर्ड पे लिखे हुए हैं। नेक्स्ट, द पॉसिबल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स इन दिस कंपाउंड, इसमें दो ही ऑप्टिकल आइसोमर्स हो सकते हैं, ये और एक इसका मिरर इमेज। ऑप्टिकल आइसोमर्स पूछा है तो 24th का आंसर क्या आ जाएगा? 2। क्यों? ऑप्टिकली एक्टिव तो बेटा एक ही है, बट ऑप्टिकल आइसोमर्स पूछा है देखो उसने, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2। 25th देखिए बच्चों, 25th की अगर हम लोग बात करें, 25th में द ऑप्टिकली एक्टिव कॉम्प्लेक्सेस आर, ठीक है ना, आई विल नॉट वेस्ट टाइम इन दिस। फर्स्ट वाला ऑप्टिकली एक्टिव है, सेकंड वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव है, थर्ड वाला ऑप्टिकली एक्टिव है, फोर्थ वाला नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, 26th वन, ठीक है ना, व्हिच कैन एग्जिस्ट एज बोथ डायस्टेरियोमर्स एंड एनेंटियोमर्स। डायस्टेरियो आइसोमर्स का एक ट्रिक लिखना है तो लिख सकते हो, डायस्टेरियो आइसोमर्स मतलब जो GI दिखा रहा है, तो कैन वी से दैट बेटा फर्स्ट वाला ऑप्शन तो GI नहीं दिखा रहा है, ठीक है ना। डायस्टेरियो आइसोमर्स का मतलब क्या होता है, मैंने आपको सिखाया था जब ऑप्टिकल आइसोमर्स का इंट्रोडक्शन दिया था, कि जो नॉन मिरर इमेज हो, नॉन सुपर इम्पोजेबल हो, उसको डायस्टेरियो आइसोमर्स बोलते हैं। तो उसको GI भी बोल सकते हो आप, समझने के लिए, ट्रिक के लिए। तो फर्स्ट वाले में GI नहीं होगा, OI होगा, तो वो तो नहीं हो सकता। दूसरा वाला अगर आप देखें तो उसमें GI भी है और OI भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ वर्कशीट which was given at the end of lecture number 29। मैंने एक एक क्वेश्चन समझा दिया आपको, ठीक है। होमवर्क वाला जो शीट है आप लोग खुद से सॉल्व करना है। अभी मैं स्टार्ट करूंगा प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो आप इसका फोटो लो। आज एक ही प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, दैट इज कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, देन वी विल स्टॉप। इसका फोटो लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक। छोटा सा ही टॉपिक है, इसके अंदर सिर्फ दो ही टॉपिक्स हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वी आर गोइंग टू डिस्कस कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में मैं सिर्फ आपको कलर वाला कंसेप्ट बताऊंगा, जिसके ऊपर बच्चों को बहुत डाउट्स रहते हैं, वो वाला पार्ट हम लोग कवर करेंगे। ना इफ आई टॉक अबाउट कलर स्टूडेंट्स, ठीक है, कलर की बात करें तो इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। जैसे मैंने आपको DNA ब्लॉक में तो बहुत सारे रीजन सिखाए थे, ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स था, चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन था, DD ट्रांजिशन था, उसके बाद में पोलराइजेशन था, जो NOCB में पढ़ते हैं। कलर इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे फर्स्ट रीजन ड्यू टू DD ट्रांजिशन। अब ये DD ट्रांजिशन वाला कंसेप्ट हम लोग कहां से लिखा है, ये देखो बेटा, ठीक है ना। DNA ब्लॉक में भी मैंने ये बताया था, बट वहां पे एक प्रॉब्लम था कि T2G और EG के साथ आप ये वर्ड्स के साथ फेमिलियर नहीं थे, बट अभी आपको T2G और EG कंसेप्ट बहुत अच्छे से आता है, तो ये वाला कंसेप्ट मैं इजीली समझा सकता हूँ। सो सबसे पहला रीजन है ड्यू टू DD ट्रांजिशन। ना अगर एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, अगर कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम T2G से EG में, तो वो एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। जब वो नीचे आएगा तो एनर्जी क्या करेगा, एमिट करेगा, ठीक है ना। सो व्हाइल गोइंग फ्रॉम T2G से EG, एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। और जब वो एक्साइटेड स्टेट में गया, बराबर है, कोई भी चीज एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा स्टेबल नहीं होती है, ठीक है ना। फिर जब वो EG से वापस अपने घर आएगा T2G, तब एनर्जी क्या करेगा, वो एमिट करेगा। अगर जो एनर्जी एमिट हुई वो विजिबल रेंज में गिर रही है 3800 टू 76,000, सॉरी 3800 टू 7600,
एंगस्ट्रॉम यूनिट में गिर रही है, विजिबल रीजन पता है ना स्पेक्ट्रम में, तो हमको वो कंपाउंड क्या दिखेगा, कलर्ड दिखेगा। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम टी टू जी। अब ये जो टी टू जी वाला पार्ट है वो किस ऑर्बिटल का है, डी ऑर्बिटल का, ये डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड, ईजी क्या था याद है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। सो डी ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन का जंप हो रहा है, तो इस वाले को बोलेंगे बेटा ट्रांजिशन फ्रॉम वन डी ऑर्बिटल टू अनदर डी ऑर्बिटल। तो इसको हम लोग बोलते हैं डी डी ट्रांजिशन, बराबर है, इसको क्या बोलेंगे, डी डी ट्रांजिशन। तो अगर आपको समझने के लिए चाहिए तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो डी ऑर्बिटल दो टुकड़ों में डिवाइड हुआ था, लोअर एनर्जी लेवल एंड हायर एनर्जी लेवल, ये समझो Eg था और यहाँ पे समझो बेटा T2G था, इस तरीके से है ना। तो ये हो गया आपका T2G। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो वो क्या करेगा, और फोटोन ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करेगा। जैसे इसके ऊपर एक फोटोन ऑफ लाइट गिरा, फोटोन गिरेगा तो ये एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो जंप करेगा, यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आके यहीं पे तो नहीं रहेगा बिकॉज ये एक्साइटेड स्टेट है, कोई भी चीज एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा स्टेबल नहीं होती है। तो फिर वो वापस रिटर्न आएगा, जब रिटर्न आएगा तो एनर्जी क्या करेगा, एमिट करेगा। और वो एनर्जी अगर विजिबल रीजन में गिरा, किस रीजन में, 3800 टू 7600 एंगस्ट्रॉम यूनिट में, तो वो कंपाउंड हमको क्या दिखेगा, कलर्ड दिखेगा बेटा, ठीक है ना। अभी इसमें एक प्रॉब्लम है कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता, मतलब डी जीरो होता, बराबर ना, एक भी इलेक्ट्रॉन है किसी में भी, तो जम क्या करेगा, तंबूरा, कुछ नहीं पॉसिबल है। या फिर अगर 10 इलेक्ट्रॉन होते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो फिर जगह ही नहीं होती, इलेक्ट्रॉन जंप करता तो बैठता किधर। तो इसका मतलब D0 and DD D10 में no DD transition is possible, therefore such complexes will be colored या colorless, ठीक है ना सर। लेकिन कलर कौन सा आएगा वो कैसे पता चलता है, तो वो बेटा हम लोग नहीं पता कर सकते, उसके लिए पूरा फिजिक्स का कैलकुलेशन आता है, E इक्वल्स टू hc बाय लैम्बडा वाला, ठीक है ना। तो उसमें कैसा होगा, आपको वेवलेंथ दिया होना चाहिए, उसके बाद में बहुत सारी चीजें अलग से आएगी जिसमें आपको रेंज पता होना चाहिए, वो सब हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करना है, हमको सिर्फ एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर वाला कंसेप्ट अप्लाई करना है। मैं आपको बताता हूँ, ध्यान देना सर। वो क्या है, वो कुछ इस तरीके से आपको ये विल याद रखना है, ठीक है। चलो, इसका मेन यूज बेटा हमको यहाँ पे, ये इस वजह से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, सेम मैं आपको डीएनए ब्लॉक में भी बता सकता, बट वहां पे इतना यूज नहीं था इसका। अब ये देखो, इस विल को ऐसे बनाना है आपको, ठीक है, ये देखो, ठीक है। पहले तो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, इसको 2 और पार्ट्स में, इसको एक ही पार्ट में डिवाइड करना है ना। यहाँ पे आप लिखोगे विब, यहाँ पे लिखोगे ग्योर। सर ये क्या बीच बीच में जगह छोड़ा है, तो ये देखो ना, विब ग्योर, ठीक है, इधर भी स्पेस है, इधर भी स्पेस है। सर ये वाले स्पेस में क्या लिखूं, बीजी ब्लूइश ग्रीन, यहाँ पे वाईजी येलोइश ग्रीन, और यहाँ पे आएगा पर्पल। ये आपको विल याद रखना है, ठीक है ना। सर ये विल क्या है, अगर कोई कंपाउंड, ध्यान से बच्चों ध्यान देखना, अगर कोई कंपाउंड जो फोटोन लाइट गिर रहा है बेटा, उसमें से समझो ब्लू वाला लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, देखो ध्यान से, अगर वो ब्लू वाले लाइट को एब्जॉर्ब करके ऊपर जा रहा है, हाँ सर, तो जब वो नीचे आएगा ना, तो वो ऑरेंज वाला लाइट एमिट करेगा, इस वाला, ये वाला याद, इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री कलर बोलते हैं इसको। कौन सा कलर बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो अगर उसने ब्लू कलर के लाइट को एब्जॉर्ब किया है विजिबल रीजन में से, तो जब वो एमिट करेगा तो वो कौन सा लाइट होगा, ऑरेंज कलर का। सर अगर उसने ऑरेंज कलर का, क्या ऑरेंज कलर का अगर बेटा लाइट एब्जॉर्ब किया है, तो वो जब एमिट करेगा तो वो ब्लू कलर का दिखेगा। अभी मुझे एक बात बताओ, आपको मेरा ये जो शर्ट है, पता नहीं वीडियो में किस कलर का दिखा है, बट मेरा शर्ट है ये पर्पल कलर का। किस कलर का, पर्पल कलर का, ठीक है। अभी अगर मैं इस रूम में लाइट बंद कर दूं तो आप तो कुछ देख नहीं पाओगे। सपोज हम लोग कोई क्लासरूम में लेक्चर ले रहे हैं, पर्दे पूरे लगे हुए हैं, ठीक है ना, वहां पे लाइट बंद कर दूं और मैं पूछूं बेटा मेरे शर्ट का कलर बताओ, तो कोई बता नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि मेरे ऊपर लाइट ही नहीं गिर रही है। तो जब मेरे ऊपर लाइट ही नहीं गिर रही है तो कोई लाइट एब्जॉर्ब भी नहीं हो रही है, कोई लाइट एब्जॉर्ब भी नहीं हो रही है, तो कोई लाइट एमिट भी नहीं हो रही, तो फिर अपने को कलर दिखेगा ही नहीं। लेकिन जैसे इस क्लासरूम में मैंने, देखो मेरे इस बोर्ड के ऊपर ट्यूबलाइट है जो आपको नहीं दिखेगा, वहां से मेरे शर्ट के ऊपर लाइट गिर रही है। अभी मुझे ये बताओ, मेरा शर्ट आपको कौन से कलर का दिख रहा है, सर आपका शर्ट हमको पर्पल कलर का दिख रहा है, ठीक है ना। तो अगर मेरा शर्ट आपको पर्पल कलर का दिख रहा है, मतलब क्या मेरे शर्ट के अंदर जो धागे, जो डाइज यूज किया है, कपड़ों के ऊपर डाइज लगाते हैं ना बेटा, केमिकल्स, ठीक है,
जो डाई यूज किया है वो कौन से लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, क्या पर्पल को एब्जॉर्ब कर रहा है? सर नहीं, पर्पल को एब्जॉर्ब करता तो पर्पल थोड़ी दिखता। अभी बराबर है, तो पर्पल कलर का अगर आपको दिख रहा है ये शर्ट, ठीक है, तो इसका मतलब उसने कौन सा वाला लाइट एब्जॉर्ब किया है? ग्रीन कलर का लाइट एब्जॉर्ब किया। वेरी इंटरेस्टिंग, कौन सा वाला कलर का लाइट एब्जॉर्ब किया? इसके ऑपोजिट में कौन सा है? ग्रीन कलर का लाइट उसने एब्जॉर्ब किया है। अभी मेरे हाथ में आप लोग ये चौक देख सकते हो, हाँ सर दिख रहा है। ये कौन से कलर का चौक है? सर ये ऑरेंज कलर का चौक है। तो इस ऑरेंज कलर के चौक के ऊपर अगर मैं लाइट बंद कर दूं तो ये तो बेटा कुछ दिखेगा ही नहीं, चौक ही नहीं दिखेगा, तो कलर कहां से दिखेगा? अभी इस ऑरेंज कलर के चौक के ऊपर यहां से जो लाइट गिर रहा है, तो क्या ये ऑरेंज कलर बेटा ऑरेंज कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है? नहीं, इसके अंदर जो केमिकल है वो कौन से वाले लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है? ब्लू कलर के लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। कौन से लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं? ब्लू। तो ब्लू कलर के लाइट को अगर वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ब्लू कलर के लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो वो कौन से कलर का दिखेगा? ऑरेंज। तो अगर आपको मैं बोलूं कि मेरे पास एक ऑरेंज कलर का कंपाउंड है, बताओ वो कौन से लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है? तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यार सर हमको लाइट का कलर का कंसेप्ट तो आपने सिखाया ही नहीं। बेटा ये विल याद है तो सब खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अगर वो ऑरेंज कलर का दिख रहा है तो मतलब पक्का वो ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। नेक्स्ट आप बताओ, ये बोर्ड जो है आपको कौन से कलर का दिख रहा है? सर ग्रीन। ग्रीन कलर का दिख रहा है मतलब ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब किया क्या? नहीं सर, ग्रीन कलर का दिख रहा है मतलब उसने पर्पल कलर के लाइट को क्या किया है? एब्सॉर्ब किया है। ऐसा कंसेप्ट है। तो स्टूडेंट्स याद रखना, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर। ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री कलर पर्पल, रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर ब्लूइश ग्रीन, ऑरेंज का कॉम्प्लीमेंट्री कलर अरे बोलो ब्लू, येलो का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है? इंडिगो। इस तरीके से आपको क्या रखना है बच्चों? याद रखना है। अगर समझो मेरे पास एक छोटा सा कपड़ा है डस्टर, ये आपको रेड कलर का दिख रहा है, तो ये क्या रेड कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है? सर नहीं, रेड कलर का लाइट रेड कलर का दिख रहा है मतलब वो ब्लूइश ग्रीन लाइट को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। किसमें से? विजिबल स्पेक्ट्रम में से। विजिबल स्पेक्ट्रम में से जो हम लोग देख सकते हैं। आपको पता है इंफ्रारेड, आयर, गामा रेज बहुत सारे होते हैं, हम लोग सबको नहीं देख पाते, हम लोग सिर्फ विजिबल रीजन को देख पाते हैं। हमारी जो आंखें हैं वो सिर्फ विजिबल रीजन को ही देख पाती है। बराबर है बच्चों? तो स्टूडेंट्स अगर मेरे ऊपर व्हाइट लाइट गिर रहा है, इसमें सातों के सातों कलर है, ये जो व्हाइट लाइट मेरे ऊपर गिर रहा है, अभी एक इंटरेस्टिंग चीज और, कलर के बारे में बहुत सारी चीजें, अगर मेरे ऊपर व्हाइट लाइट गिर रहा है, करेक्ट, तो व्हाइट लाइट गिर रहा है तो उसमें तो सातों के सातों कलर है, ठीक है ना, और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशंस है। तो उसमें से इस शर्ट ने कौन सा वाला लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया? ग्रीन कलर के लाइट को। कौन सा वाले कलर को? ग्रीन कलर के लाइट को एब्जॉर्ब किया है, तो इस वजह से ये कौन सा वाला उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा रहेगा? पर्पल दिखेगा। बराबर है? अभी अगर समझो इस क्लासरूम के अंदर आपने देखा होगा मूवीज में जो डिस्को रूम्स होते हैं, डिस्को रूम्स मतलब वहां पे व्हाइट लाइट नहीं होता बेटा, अलग अलग कलर्स के लाइट होते हैं। तो आप कोई भी कपड़ा पहन के जाओ, आपके कपड़े का कलर अलग अलग दिखता है, ठीक है ना। ये लाइट गिरा तो अलग कलर का दिखता है, ये लाइट गिरा दूसरे कलर का तो आपको अलग कलर का दिखेगा। उसका रीजन क्या है? बिकॉज वहां पे सब लाइट नहीं गिर रहा है, उसमें से एक पर्टिकुलर लाइट ही गिर रहा है, तो अलग अलग लाइट के कंपैरिजन में अलग अलग दिखेगा। तो हमको खाली व्हाइट लाइट के कंपैरिजन में याद रखना, तो ये व्हाइट लाइट के कंपैरिजन में आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो इस वाले ट्रांजिशन को क्या बोलेंगे? डीडी ट्रांजिशन। अभी जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन के फॉर्म में बताता हूं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, TiH2O 6 टाइम्स 3+ इज वॉयलेट इन कलर। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका कलर भी याद रखना है, ठीक है ना, इज वॉयलेट इन कलर। अभी मुझे ये मालूम नहीं था कि ये पर्पल है या वॉयलेट, आई डोंट नो, मेरा थोड़ा कलर का थोड़ा प्रॉब्लम है बेटा, जो नॉर्मल कलर होते हैं मुझे समझ में आते हैं, आई डोंट नो वेदर इट वाज वॉयलेट और पर्पल, जो भी है व्हाटएवर इट इज। ये कंपाउंड जो है वॉयलेट कलर का है, इसका रीजन पूछा जाता है एग्जाम में, तो एकदम सिंपल है। टिटेनियम बेटा, साइंस टीचर 22, सो इट इज 3d2 4s2 होता है, बट टिटेनियम इसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अगर टिटेनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इट विल बी 3d1, 4s क्या हो जाएगा बेटा? 0। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6 है, तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स हो गया? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में T2G नीचे होता है, Eg ऊपर होता है, टेट्राहेड्रल में Eg नीचे होता है, T2G ऊपर होता है। तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछूं तो T2G 1 आएगा, Eg क्या आएगा? 0 आएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होता है एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्या करता है? जंप करता है हायर स्टेट में फ्रॉम T2G से Eg में। तो वो कौन सा वाला कलर दिख रहा है? वॉयलेट कलर का दिख रहा है, मतलब वो कौन सा वाला लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है? येलोइश ग्रीन कलर के लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो याद रखना बेटा, ये कंपाउंड कलर्ड होने का रीजन क्या है? इसमें डीडी ट्रांजिशन इज पॉसिबल।
डी ट्रांजिशन इज पॉसिबल, इस वजह से ये कंपाउंड क्या है, कलर्ड है। इज इट क्लियर? तो ये कंपाउंड जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। दूसरा एक और कंपाउंड एनहाइड्रस, नाम सुना होगा स्कूल सेक्शन से। हाइड्रस मतलब कंटेनिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, एनहाइड्रस मतलब नो वाटर ऑफ क्रिस्टल, एन मतलब नो। एनहाइड्रस CuSO4 इज कलरलेस, सबको पता होगा ना, ब्लू विट्रियोल, बराबर है। बट हाइड्रेटेड CuSO4, हाइड्रेटेड CuSO4 is blue in color and it is also known as blue vitriol, इसको ब्लू विट्रियोल बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है बेटा? एकदम सिंपल है, ठीक है, ध्यान देना। अगर मैं बात करूं एनहाइड्रस की, तो ये कलरलेस है एनहाइड्रस, क्योंकि इसमें तो कोई स्प्लिटिंग ही नहीं होगी बेटा, क्योंकि कोई लिगेंड्स है ही नहीं। तो ये अगर मेरे पास में एनहाइड्रस है, एनहाइड्रस CuSO4, बराबर है, ये क्या है, कलरलेस है। बट अगर मैं इसमें क्या डाल दूं, वाटर डाल दूं, वाटर डालते बेटा ये क्या हो जाएगा, CuSO4.5H2O, जिसको आप क्या बोलते हो, ब्लू विट्रियोल। सर एक सेकंड, इसको तो आपने डिटेल में समझाया था, इसका जो स्ट्रक्चर था वो किस तरीके से था, याद है किसी को? यस, इट इज CuH2O कितने टाइम्स, 4 टाइम्स SO4.H2O, याद है कुछ? इसी तरीके से स्ट्रक्चर था। तो इसमें बेटा कॉपर जो है वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 में है। +2 मतलब 3D9 हो जाएगा, बराबर है, 3D9। तो 3D9 है तो बेटा डेफिनेटली इट विल बी कलर्ड और कलरलेस। कलर्ड क्यों? क्योंकि बेटा 9 इलेक्ट्रॉन है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर एक जगह खाली है, तो इधर से कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर बैठ सकता है। तो ये कलर्ड होने का रीजन क्या है, बिकॉज ये 3D क्या है, 9 है, ठीक है। एक और कंपाउंड है रूबी, पता होता है सबको, पता है रूबी, बहुत सारे लोग ऐसा अंगूठी पहनते हैं, रेड कलर का भी, व्हाइट कलर का, पिंक पर्पल जो भी है, रूबी बोलते हैं बेटा। उसका कलर होता है रेड, रूबी पत्थर होता है, उसका रेड कलर इज ड्यू टू Cr+3, बराबर है। एक्सप्लेन करो कि Cr+3 की वजह से उसमें रेड कलर क्यों आया। इसका रीजन है बच्चों, साइंस टीचर वेरी क्लेवर, मतलब 24, सो क्रोमियम इज 24 3D5 4s1, बट यहाँ पे क्रोमियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3 में। सो 3D इधर से एक निकला, इधर से दो निकले तो 3D3 हो जाएगा। तो 3D3 मतलब DD ट्रांजिशन इज पॉसिबल। सो DD ट्रांजिशन अगर इसमें पॉसिबल है तो ये भी कलर्ड होगा कि कलरलेस होगा, ये भी कलर्ड हो जाएगा। तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसी तरीके से बनाए जा सकते हैं कि ये कंपाउंड कलर्ड है या नहीं है। समझो सर आपको क्वेश्चन में दे दिया, समझो यहाँ पे कुछ भी एलिमेंट दे दिया, कोबाल्ट H2O, ये सब फलाना टिमका, बताओ इसका कलर क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं बन सकते अनलेस एंड अनटिल वो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया है। तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में इसके बारे में दिया हुआ है, एक दो कंपाउंड जो दिए आप एक बार रीड मार लेना, ठीक है, कंपाउंड का जो कलर है। बट आपको डायरेक्ट कलर कभी नहीं पूछ सकता। हाँ ये पूछ सकते हैं कि ये कंपाउंड जो है वो येलोइश ग्रीन लाइट एब्सॉर्ब कर रहा है, बताओ इसका कलर क्या होगा। तो फिर आपको ये विल याद रखना पड़ेगा, ठीक है। बट आपको डायरेक्टली कलर किसी भी कंपाउंड का नहीं पूछेंगे। अगर पूछ रहे तो समझ लेना वो पक्का एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में वो दिया हुआ है, सर्च कर लो, 2-3 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, तो वो आपको कर लेना है। इज इट क्लियर? तो इसका एक बार फोटो लो, फिर मैं और थोड़े एग्जांपल्स डिस्कस करता हूं। ओके स्टूडेंट्स, सो नोट पॉइंट ले लेते हैं 2, ठीक है, फिर हम लोग थोड़े क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कलर से रिलेटेड। नोट पॉइंट नंबर 1, नो DD ट्रांजिशन, no DD transition is possible for D0 and D10, या तो पूरा खाली या फिर कंप्लीटली फिल्ड, तो उसमें DD ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। ऐसे कंपाउंड बहुत सारे, जैसे जिंक का कोई भी कंपाउंड ले लो, मर्क्यूरी है, कैडमियम है। दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, NiCN4 twice 2 minus, it's a square planar complex, ठीक है ना, स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्स। इसमें जो निकल है वो +2 में है एंड इट इज 3D8। तो 3D8 है तो कलर्ड होना चाहिए कि कलरलेस होना चाहिए? इट शुड बी कलर्ड, बट इट इज कलरलेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा,
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर ऐसा क्यों होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट में लिख देना बेटा। इसका रीजन है ये कंपाउंड जो है वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, मतलब DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है। सबको पता है DsP2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब कौन सा? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, राइट। इसमें सबको पता है कि जो डेल्टा 1 होता है इट इज वेरी मच ग्रेटर देन डेल्टा 2, ठीक है ना। डेल्टा 1 इज वेरी मच ग्रेटर देन डेल्टा 2 इज वेरी मच ग्रेटर देन डेल्टा 3, राइट। तो स्टूडेंट्स 3d8 है जो, अगर 3d8 है तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, मैंने आपको बताया पूरा स्प्लिटिंग सिखाया था इसका, इस तरीके से ऐसा नीचे फिर यहाँ पे ये। तो ये वाला जो ऑर्बिटल है, ठीक है ना, और लास्ट वाले में बेटा बहुत ही गैप होता है ड्यू टू लार्ज एनर्जी डिफरेंस, ड्यू टू लार्ज एनर्जी difference, that is delta 1 very much greater than delta 2. The electron cannot jump using light from visible region, ठीक है ना। विजिबल रीजन के लाइट को एब्सॉर्ब करके वो जंप नहीं कर सकता, देयरफॉर अपीयर्स कलरलेस। सर तो विजिबल रीजन का लाइट ऐसा तो नहीं है कि जंप कर ही नहीं सकता, जंप तो कर सकता है, बट विजिबल रीजन के लाइट को एब्सॉर्ब करके जंप नहीं कर सकता। ये वाले के लिए बेटा आपको यूवी लाइट चाहिए। कौन सा लाइट? यूवी लाइट, जिसका एनर्जी क्या होगी बेटा? ज्यादा होगी। तो स्टूडेंट्स यूवी लाइट बेटा हम देख नहीं सकते ना, भले वो यूवी लाइट से एब्सॉर्ब करके जंप कर सकता है। तो अगर हमारी आंखें भगवान ने बेटा, ठीक है ना, भगवान ने कुदरत से हमको ऐसी आंखें दी होती कि हम लोग यूवी लाइट को भी देख सके। अगर यूवी लाइट को देख सकते तो ये कंपाउंड आपको कलर दिखता। तो अगर आपने NOCV पढ़ चुके हो तो बेटा आपको बता दो कि O2 जो है, O2 जो है वो पैरामैग्नेटिक है, मतलब उसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो बेटा डेफिनेटली हमको वो कलर दिखना चाहिए, बट O2 बेटा हम लोग को कलरलेस दिखता है। जब मैं सांस ले रहा हूँ तो बेटा O2 गैस इनहेल कर रहा हूँ, CO2 गैस एक्सहेल कर रहा हूँ, तो क्या मैं ऐसे सांस ले रहा हूँ तो क्या कोई कलर अंदर जाते हुए दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, बिकॉज O2 में भी बेटा जो पाई स्टार वाला जो पार्ट है उसमें एनर्जी डिफरेंस बहुत ही ज्यादा होता है, इस वजह से वो भी विजिबल रीजन में लाइट को एब्सॉर्ब नहीं कर सकता, उसके लिए भी यूवी लाइट चाहिए। अगर हमारी आंखें यूवी लाइट को देख सकते तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर में जितना भी O2 है वो हमको कलर दिखता, जितना भी O2 है हमको कलर दिखता, और हम भी सांस लेते तो हमारे नाक में बेटा क्या जाते हुए दिखता? एक कलर्ड गैस जाते हुए दिखता। बट ऐसा होता नहीं है, क्यों? क्योंकि O2 गैस जो है, ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन गैस, वो कलर्ड होगी बट विजिबल रीजन में नहीं। कौन से? यूवी लाइट में। क्यों? क्योंकि उसके लिए भी जो एनर्जी गैप है वो बहुत ही ज्यादा होता है। तो ये वाला कंपाउंड याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है मेरे पास जो जनरली ऐसे तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन है which of the complex can absorb, which of the following complex can absorb visible light, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्कैंडियम NH3 6 times 3+। सेकेंड ऑप्शन है टिटेनियम En twice 4+। थर्ड ऑप्शन है जिंक NH3 6 times SO4। एंड लास्ट ऑप्शन है क्रोमियम NH3 6 times Cl3। इन चारों में से कौन सा वाला कंपाउंड जो है वो कलर दिखे? कैन एब्जॉर्ब विजिबल लाइट, मतलब वही कि कलर है या नहीं है, बस इतना है। तरीका पूछने का बेटा अलग है बेटा, कोई अपने को पता होना चाहिए। चलो बताओ। स्कैंडियम +3 है तो स्कैंडियम 21 होता है 3d1 4s2, तो ये तो 3d0 है। 3d0 होते हैं बेटा कलर्ड की कलरलेस, d0 है ना बेटा। नेक्स्ट टिटेनियम की बात करें, टिटेनियम 22 होता है तो +4 करूंगा तो 3d2 4s2 का दोनों पार्ट उठ जाएगा, ये भी कलर्ड की कलरलेस। जिंक की तो बात ही नहीं करनी है बेटा, जिंक तो सबको पता है डी ब्लॉक एलिमेंट से 3d10 था, हो जाएगा बेटा। 4s2 तो 0 हो गया तो भी कलरलेस। क्रोमियम बेटा 24 होता है 3d5 4s1, तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन चले गए
तो 3D कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सो इट शुड बी कलर्ड। तो ये कंपाउंड जो है वो कलर्ड है और बाकी सब क्या है, कलरलेस है। इतना समझा सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेडी? विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following absorb, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिनिमम वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ, which of the following absorbs minimum wavelength, ठीक है ना? मिनिमम वेवलेंथ किसमें होगी? व्हाट यू मीन बाय मिनिमम वेवलेंथ? मिनिमम वेवलेंथ मतलब क्या? मैक्सिमम एनर्जी। एकदम सिंपल है। तो सबसे पहली बात तो ये कि आपको ये बता दूं, चलो ऑप्शंस भी लिख देता हूँ। CO, कोबाल्ट, H2O 6 times 3 plus, ऑप्शन B कोबाल्ट NO2 6 times 3 minus, ऑप्शन C CO Cl6 3 minus, एंड ऑप्शन D सब कुछ सेम है, चार्ज भी सेम है, खाली लिगैंड्स अलग अलग है ना? तो अभी उन्होंने क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एब्जॉर्ब्स मिनिमम वेवलेंथ, ठीक है ना? तो सबको एक चीज पता होनी चाहिए बेटा, नोट, ये तो आपको फिजिक्स में भी पढ़ाया जाता है, जब आप विबग्योर में जाते हो, विबग्योर इस तरीके से, तो जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, बराबर है, एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वेवलेंथ क्या हो रहा है बच्चों, बढ़ रहा है, एनर्जी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। वेवलेंथ बढ़ रहा है, एनर्जी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसी तरीके से होता है, ठीक है ना? तो अभी सवाल क्या पूछा है, ये तो बेटा सबको पता होना चाहिए बेटा, इतना तो इजी है सबको, ठीक है ना? ना मिनिमम वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, पहले वो बताओ। मिनिमम वेवलेंथ का मतलब होता है मैक्सिमम एनर्जी। मैक्सिमम एनर्जी कब हो सकती है बेटा, जब स्प्लिटिंग क्या होगी, ज्यादा। तो मैक्सिमम एनर्जी बेटा क्या होगा, जब डेल्टा का वैल्यू ज्यादा, और डेल्टा का वैल्यू जब कब ज्यादा होता है, जब लिगैंड कौन सा होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा। एकदम सिंपल। तो अभी आप बताओ, एकदम सिंपल, देखो ना बेटा, क्वेश्चन में कंफ्यूज मत हो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल एब्सॉर्ब मिनिमम वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ मतलब maximum energy, because wavelength and energy are inversely proportional to each other. So minimum wavelength मतलब एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा, अगर ये एरो नीचे करूंगा तो ये एरो ऊपर हो जाएगा। एनर्जी मैक्सिमम कब लगेगी, जब स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा होगी। स्प्लिटिंग ज्यादा कब होगी, जब लिगैंड कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, है ना? तो बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड इन चारों में से ये दोनों तो वीक ही है, ये तो स्ट्रॉन्ग ही है, बट अभी सबको पता है NO2 जो है इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड हो जाएगा। तो बेटा इसमें क्योंकि वो सीरीज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, उससे रिलेटेड है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, CO NO2 6 times 3 माइनस, इसमें मैक्सिमम एनर्जी लगेगा, मतलब मिनिमम क्या लगेगा, वेव लेंथ। इज इट क्लियर? इस टाइप के क्वेश्चंस भी बनाए जा सकते हैं, और क्वेश्चन में आपको किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं, predict whether following complex are colored or colorless, are colored या फिर colorless है, ठीक है? तो फर्स्ट है, समझो आपको पूछ लिया, CO H2O 6 times 3 plus, CO H2O 6 times 3 plus। दूसरा आपको पूछ लिया Zn NH3 4 times 2 plus। तीसरा आपको पूछ लिया, समझो CO NH3 4 times 2 plus। लास्ट वन Fe H2O 6 times 3 plus, ठीक है? टेक योर टाइम, सॉल्व करो, देखो आपको आता है या नहीं। कलर का पूछा है, चलो हो गया। तो ध्यान देना बच्चों, इस कंपाउंड की बात करें तो कोबाल्ट जो है वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है,
+3 में, तो कोबाल्ट का 3d7 4s2 होता है, +3 में 3d6 हो जाएगा, तो ये तो कलर्ड हो जाएगा, कलर्ड हो गया। ठीक है, जिंक बेटा देखते ही बेटा मन में फिट कर लो, जिंक को देखते ही कलरलेस। ठीक है ना। कॉपर जो है वो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, इसमें कॉपर +2 है, +2 है मतलब 3d9 हुआ, तो ये भी कलर, क्यों, क्योंकि 10 थोड़ी है। लास्ट वाला Fe+3, Fe मतलब 3d6 4s2, तो ये 3 मतलब Fe+3 मतलब 3d5 हो जाएगा, तो 3d5 हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, कलर। तो इसमें से प्रिडिक्ट फर्स्ट को छोड़ के बाकी, सॉरी सेकंड को छोड़ के बाकी सब क्या है, कलर है। इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और कुछ ज्यादा नहीं। और ये वाला क्वेश्चन जनरली बहुत कंफ्यूज करता है, तो मैंने इसका ट्रिक ही बता दिया, ये वाला। ठीक है ना, मिनिमम वेवलेंथ मैक्सिमम एनर्जी, तो मैक्सिमम एनर्जी किस केस में लगेगी बेटा, जब लिगैंड कौन सा हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। सो दिस इज द फर्स्ट रीजन व्हाई कंपाउंड्स और कॉम्प्लेक्स आर कलर्ड, और ये मेन रीजन है। तो इसका रीजन का नाम क्या था, डीडी ट्रांजिशन, या तो वो T2G से EG में जाएगा या फिर EG से T2G में जाएगा। ठीक है, इसका फोटो लो, फिर 2 छोटे छोटे हैं, चार्ज ट्रांसफर है, और एक दूसरा है कौन सा, ड्यू टू पोलराइजेशन। उसका सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा बिकॉज वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ओके स्टूडेंट, सो कलर का सेकेंड रीजन, एक्चुअल में तो मैंने आपको बताया था कि कलर के बहुत सारे रीजन है, जैसे ज्योमेट्री भी है। ठीक है, दूसरा इसमें आप लोग ये वाला पार्ट में लिखोगे ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। ये मैंने सब डीएनए ब्लॉक में सीखा है, इसके लिए मैं इसके ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन, ठीक है ना। चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन में मैंने आपको बताया था, एक तो MnO4- था, और सबसे इंपॉर्टेंट था Cr2O7 2-। इसके अलावा भी Cr O4-2 था, Cr O2Cl2 था, वही था। तो इसमें ये कंपाउंड जो है वहां पे मैंने लिखा था, इज पर्पल इन कलर, दिस इज ऑरेंज कलर्ड, Cr O4 2- वहां पे लिखा था येलो कलर, और Cr O2Cl2 रेड इन कलर, Cr O2Cl2 इट इज रेड इन कलर, बराबर है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे Mn+7 है, Mn+7 होते 3d0 है, इन सब में क्रोमियम +6 है, +6 होते हैं बेटा 3d0 है। तो एक्चुअल में देखने जाए तो डी ट्रांजिशन की वजह से तो इनमें कलर नहीं होना चाहिए, बट इनमें फिर भी कलर है ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन, जो मैंने आपको डीएनए ब्लॉक में समझाया था। एक बार खाली एक एग्जांपल लेके वापस बता देता हूँ, किसी को डाउट रहेगा तो चेक कर लो। MnO4- है, ये देखना, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे बता, ये Mn किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, 3d0 में, +7 हो गया। बट जब भी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे आते हैं, बराबर है, तो अभी ये 3d0 है। बट स्टूडेंट्स लिसन टू मी केयरफुली, जब ये इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे आएंगे, तो उस मोमेंट में बेटा इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इस, ये देखो, नहीं समझ रहे सर, आप अच्छे से समझा ले रहे हो तो ठीक है, ध्यान दो। Mn यहाँ पे है, बराबर है, इसका d ऑर्बिटल पूरा का पूरा खाली पड़ा है। तो जब ये O- यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, तो मुझे ये बताओ यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा कि नहीं होगा, सर होगा। अबे डबल बॉन्ड है तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ना, हाँ सर, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास भी तो आया ना, हाँ सर, तो ये 3d0 से क्या हो जाएगा, 3d1 हो जाएगा। हाँ, तो 3d1 हुआ तो बेटा ये तो कलर शो करेगा। तो याद रखना, यहाँ पे कलर आने का रीजन क्या है, क्योंकि ये जो चार्ज है, बराबर है, चार्ज जो है वो यहां से यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। हाँ सर, तो चार्ज के ट्रांसफर से इसको क्या मिल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, जो वो इलेक्ट्रॉन T2G से किधर फॉरवर्ड कर रहा है, EG में। तो चार्ज जो ट्रांसफर हुआ है उसी का क्या कर रहा है, वो ट्रांजिशन कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। समझ में आया, ठीक है। चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन, चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन क्यों हुआ पता चला, क्योंकि जो चार्ज उसको मिल रहा था उसी को उसने क्या किया, ट्रांसफर किया, और वो ट्रांजिशन में शिफ्ट हो गया बेटा। ठीक है, तो ये हो गया चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। अभी इसमें एक और कंपाउंड है, इंपॉर्टेंट है, ये जो ग्राउंड रिंग कंपाउंड होता है FeH2O 5 times NO SO4, बराबर है। ये कंपाउंड का बेटा ब्राउन रिंग कैसे आता है, ये भी एक चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन का एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर कैसे,
इसमें जो Fe जो था वो +2 में था पहले, बाद में वो Fe+1 में कन्वर्ट हो जाता है। ये मैंने DNF ब्लॉक में से इसमें P ब्लॉक में भी सिखाया है। NO जो था वो क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, NO+ में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। और जो इलेक्ट्रॉन वो लूज करता है वही इलेक्ट्रॉन ये बेटा Fe2+ क्या करता है, गेन करता है। तो यहाँ पे भी बेसिकली क्या हो रहा है, चार्ज इंटरनली क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो इसको भी क्या बोलेंगे, चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन, बराबर है। Fe जो है पहले किस ऑक्सीडेशन स्टेट में था, +2 में, बट उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Fe किस में कन्वर्ट हो गया, +1 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है और न जाने कितनी बार पूछा गया है कि ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। सब बच्चे गलत करके आते हैं, आंसर बेटा +2 टिक करके आते हैं, जबकि आंसर क्या है, +1 है। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट आता है थर्ड, ज्योमेट्री तो है ही है, ड्यू टू पोलराइजेशन। अभी ये वाला जो है बेटा हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, फजान्स रूल, NOCB में। कहाँ पे पढ़ते हैं, फजान्स रूल। तो ये मैं सिर्फ आपको लिख के दे रहा हूँ, आप NOCB में पढ़ चुके होंगे तो ठीक है, वरना इसको फिलहाल रखना है क्या, याद। जैसे जैसे रेडियस ऑफ अनायन बढ़ेगा पोलराइजेशन भी बढ़ेगा, ठीक है ना, पोलराइजेशन विल आल्सो इंक्रीज। तो अगर मैं बात करूँ AgF की, AgCl की, AgBr की और AgI की, तो सबको पता है AgF जो है वो कलरलेस है, ये वाइट है, ये पेल येलो, हल्का सा येलो है, और ये डार्क येलो। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो कटायन सब में सेम है, Ag+ कटायन सब में सेम है, F-, Cl-, Br-, I-, मतलब अनायन है। अनायन का देखो रेडियस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो पोलराइजेशन भी बढ़ेगा, जितना ज्यादा पोलराइजेशन उतना ज्यादा कलर आएगा। तो ये एक रीजन हो गया। दूसरा एग्जांपल्स प्लीज याद रखिएगा, PbF2 जो है वो कलरलेस है, बट PbI2 इज येलो इन कलर, ठीक है ना। ये कलर मेरे को भी याद नहीं, आपको भी याद रखने, बस लिख लिख के और कुछ नहीं। HgF2 ये कलरलेस है, ठीक है ना। जबकि अगर बात करूं HgI2 की तो ये रेड कलर है, सिंदूर। नेक्स्ट SnF4 कलरलेस, बट SnI4 इट इज रेड इन कलर, ठीक है ना। तो एक जनरल ट्रेंड जो बच्चे बना देते हैं मन में कि ऑल आयोडाइड्स आर कलर्ड, ऑल I- आर कलर्ड, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू और फॉल्स। तो सबको क्या लगेगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी देयर कलर्ड। इसका आंसर ट्रू है कि फॉल्स है, फॉल्स है, ठीक है। सर क्यों ऐसा, इसका एग्जांपल है बेटा Na-, ठीक है ना, इट इज कलरलेस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर है, आयोनिक कैरेक्टर है। तो स्टूडेंट्स ये वाला थर्ड वाला पॉइंट आपको समझा तो ठीक है, वरना फिलहाल के लिए याद कर लो, बिकॉज जहाँ पे आप लोग नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड पढ़ते हो वहाँ पे आपको पूरा का पूरा फजान्स रूल के ऊपर पूरे 2-3 लेक्चर्स ही होते हैं, तो उसमें का पार्ट है। तो यहाँ पे मैं ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा पाऊंगा, फिलहाल इसको क्या रखिए, याद रखिए। तो आज के लेक्चर में मैंने जो भी कलर से रिलेटेड कंसेप्ट था वो बता दिया। मेजर अपने लिए सिर्फ फर्स्ट वाला ही इंपॉर्टेंट था, DD ट्रांजिशन। सेकंड वाला बेटा चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन ऑलरेडी DNF ब्लॉक में पढ़ा है, और ये आप NOCB में पढ़ते हो। और एक लास्ट वाला जो था ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, जो मैंने आपको कहाँ पे पढ़ाया था, DNF ब्लॉक में। तो अगर आप लिखना चाहो तो फोर्थ वाला यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो आज के लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी सिखाया, कौन सा, कलर, और हमने आज वर्कशीट डिस्कस किया था। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला कंसेप्ट डिस्कस करूंगा। वो प्रॉपर्टी के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, फिर 2 लेक्चर्स और लगेगा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के, और लास्ट में एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। तो स्टूडेंट दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। आज के लेक्चर के एंड में कोई वर्कशीट नहीं मिलेगा, नेक्स्ट लेक्चर के एंड में वर्कशीट रहेगा, क्योंकि फिर हमारा प्रॉपर्टीज वाला पार्ट पूरा कवर हो जाएगा। इज इट क्लियर? सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द डिस्कशन ऑफ व्हाट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर स्टूडेंट्स।